प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है उत्साह, और उसी में एक और दूसरा शीर्षक भी है अट नहीं रही है, और इस दोनों की रचना की है निराला जी ने। जी हाँ, तो निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम, जिससे कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है। एक ऐसा नाम जिसको कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था सन 1899 में। और इससे पहले कि मैं इस कविता को शुरू करूँ, इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलने वाला है जिससे अभी तक आप परिचित नहीं हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अंत में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपकी कोई शिकायत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रचना के विषय में। हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं उससे पहले उसके कवि के बारे में बात करते हैं, उसके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो आज इस रचना को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम निश्चित रूप से बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। यह कविता CBSE बोर्ड क्लास 10th में जो आपकी पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसमें से ली गई है, और उसी के लिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए विशेष रूप से है, और जो अन्य बच्चे भी अगर इसको सुनते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। सबसे पहली जानकारी आपके लिए कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ में के अन्य 3 आधार स्तंभ कौन थे? तो वो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों छायावाद के आधार स्तंभ थे। अब छायावाद शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में सबसे पहली बार कब किया गया था? तो आप ये जान लीजिए कि सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका शीर्षक था श्री शारदा। और श्री शारदा में एक निबंध लिखा था मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने सन 1920 ईस्वी में इस पत्रिका में, श्री शारदा नामक पत्रिका में एक निबंध लिखा था, और उस निबंध में पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। छायावाद की प्रथम रचना लिखने का श्रेय भी जाता है मुकुटधर पांडे को ही जाता है, और उनकी रचना कुकड़ी के प्रति एक छायावादी रचना मानी जाती है। छायावाद काल की बात अगर आप करते हैं तो सन 1917 से सन 1936 तक का समय छायावाद काल के रूप में जाना जाता है, और यह द्विवेदी युग के बाद आता है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय को कहा गया है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, और वो गढ़ा कोला जो जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसे ही उन्नाव का नाम आता है तो आपके जेहन में कुछ यादें आती होंगी, क्योंकि विगत कुछ महीनों में उन्नाव एक बहुत ही चर्चित जगह रहा है। मैं उसको विख्यात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक कुख्यात जगह के रूप में जाना गया है, क्योंकि वहाँ कुलदीप सिंह सेंगर नाम के एक कुख्यात व्यक्ति हुए हैं। और इससे विशेष जानकारी आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, या गूगल पर जब आप सर्च करेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर क्यों कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है, तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद ये जगह जो उन्नाव है ये बड़ा ही कुख्यात हुआ है। मुख्य रूप से देखें तो इन्होंने 9वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान भी इन्होंने अर्जित किया था। संगीत और दर्शन शास्त्र पर भी इनकी पकड़ थी, और सन 1961 में इनका निधन हुआ था। इनके जीवन को संघर्ष की पराकाष्ठा के रूप में भी जाना जाता है।
एक साहित्यकार के जीवन में हमेशा संघर्ष रहा, उसका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये वाकई निराले थे, कई मायनों में निराले थे। और कैसे निराले थे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अपने समय के सबसे महंगे मंचीय कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको मंच पर लाना इतना सरल नहीं था, हर आदमी इनको मंच तक नहीं ला सकता था। आज तो बहुत सारे मंचीय कवि हैं और बहुत अधिक कमा रहे हैं, लेकिन उस समय भी इनको बुलाना बहुत महंगा था। लेकिन वह आदमी भी जीवन के आखिरी क्षणों तक संघर्ष करता रहा, क्योंकि इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं कमाया और इनके कमरे में एक ढेबड़ी जला करता था। ढेबड़ी शब्द से आप परिचित नहीं होंगे तो आपको, अभी दीपावली आ रही है, आपको ढेबड़ी से परिचित हो जाना चाहिए। मिट्टी का दिया ढेबड़ी कहलाता है और उसी की रोशनी में इन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर दी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब छायावाद की बात तो हो गई, और दूसरी बात कि जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो बताते हैं आपसे कि ये किस छंद में रचित है। तो जब भी आप निराला जी की रचनाओं को पढ़ने जाएं तो ये बात भूल जाएं कि ये किस छंद में रचित है, क्योंकि मुक्त छंद के रचना के, मुक्त छंद के सृजनकर्ता ये माने गए हैं, मुख्य छंद के जनक भी ये माने गए हैं। जो अतुकांत शैली की कविताओं को जन्म देने का श्रेय इनको जाता है, जिसको हम लोग मुक्त छंद कहते हैं। तो इनकी जो भी रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादातर हमको मुक्त छंद में यानी अतुकांत शैली में मिलने जा रही है। तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि इनकी रचनाएं किस छंद में लिखी गई है। ये मुक्त छंद है, अतुकांत शैली की रचनाएं होती हैं और इसके जन्मदाता भी यही हैं। यह विद्रोह इन्होंने काव्य में पहली बार करने का काम किया कि अतुकांत शैली की कविताओं को हिंदी साहित्य में इन्होंने स्थान दिलाया। हालांकि आज भी बहुत से लोग अतुकांत शैली की रचनाओं को कविता न मान करके अकविता कहते हैं, लेकिन ऐसी रचनाएं बहुत गंभीर होती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में भी लाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि साहित्य की किन विधाओं पर निराला जी की पकड़ थी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ पद्य नहीं, पद्य और गद्य दोनों में इनकी पकड़ बहुत ही शानदार थी। दोनों में रचनाओं के लिए जाने जाते रहे। कवि होने के साथ साथ ये कहानीकार, उपन्यासकार, रेखा चित्र के लेखक, आलोचक और निबंधकार भी रहे। इनकी प्रमुख कविता संग्रह को अगर देखें तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अनिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत गुंज, यह इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो लिली, सखी, सुकूल की बेटी, चतुरी चमार, यह इनकी प्रमुख कहानियाँ रही। उपन्यास की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला और भीष्म जैसे उपन्यास के रचनाकार रहे। कुली घाट, बिल्लेसुर और बकरीहा इनकी प्रमुख रचना चित्र रहे, रेखा चित्र रहा। जबकि प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय इनके निबंध हैं। अब हम आ जाते हैं इस कविता पर। छायावाद की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो छायावाद का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने है उत्साह शीर्षक से। अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि छायावाद वास्तव में होता क्या है। कवि यहाँ पे लिखते हैं बादल गरजो, लेकिन इन्होंने बादल की बात ही नहीं की है, ये किसी और से बात कर रहे हैं। अब कुछ देर के लिए आप अपने जहन में बादल की जगह कवि को रख लो और गरजो की जगह लिखो को रख लो, तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। कहते हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले गुंगड़ाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कहते हैं हे बादल गरजो, पूरे आसमान को घेर लो और घेर करके खूब गरजो, जितना हो सके गरजो। तुम्हारे जो स्वरूप हैं वो घुंघराले हैं, काले हैं, वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे बच्चों की कल्पना के जो धरोहर होते हैं, जो पतवार होते हैं, वैसे हैं। इसलिए विद्युत छवि उड़ में, उन्हीं गर्जनाओं की छवि जो उड़ हृदय में जो है,
उसको नवजीवन की तरह उड़ेल दो और पूरे संसार में उसका संचार कर दो और गरजो, खूब गरजो। कभी अब दूसरे अर्थ में देखिए, जो वो लिखना चाहते हैं वो अब देखिए, कहते हैं हे कवि लिखो, खूब लिखो, इतना लिखो कि तुम्हारी लेखनी सृष्टि में व्याप्त हो जाए। लिखो, इतना लिखो कि तुम्हारी लेखनी जो है वो सृष्टि में व्याप्त हो जाए, और इस कदर व्याप्त हो जाए कि चारों ओर सिर्फ तुम्हारी लेखनी ही लेखनी नजर आए। तुम्हारे हृदय में जो आकांक्षाएं हैं, जो उत्प्रेक्षाएं हैं, वो सब उड़ेल दो, सब ला कर रख दो। खूब लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। एक नई कविता का पूरे सृष्टि में संचार कर दो। जितना गरज सकते हो गरजो हे बादल, अर्थात जितना लिख सकते हो लिखो हे कवि। दूसरी तरफ देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निराद के शकल। कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निराद के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कहते हैं कि जैसे मन व्याकुल है, बेचैन है, परेशान हो गर्मी से, बेचैनी से, और वैसे में किसी अज्ञात दिशा से बादल का एक टुकड़ा आता है और बरस जाता है, तपती हुई धरती को शीतल कर देता है। शीतल कर दो, गरजो, खूब लिखो। तो वही चीज़ कवि अब इसको दूसरे अर्थ में देखिए, तो कैसे कवि इसकी व्याख्या करते हैं कि सब लोग जो है, समुदाय में जो बदलाव हो रहा है, मानव के जीवन में जो बदलाव हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप सब व्याकुल हो गए। अनमने ढंग से परिस्थितियों में वातावरण बना हुआ है, और इसमें चेतना का काम कौन कर सकता है? तो साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। तो हे कवि, तुम ऐसा करो, चेतना का यहाँ पे संचार कर दो। किसी अनंत अज्ञात दिशा से आकर के चेतना का संचार कर दो, ताकि लोगों को एक मार्ग मिल जाए, और बदलाव, मतभेद की जो क्रांतियां हैं, उससे जो वातावरण तप्त हो रहा है वो शीतल हो जाए। अब देखिए, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि तप्त है धरती, मतलब तप रही है धरती, उसमें कहीं अज्ञात दिशा से बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाए और बरस जाए और उस तप्त धरती को शीतल कर जाए। और लेकिन इनका इशारा है कि जो समाज में बदलाव हो रहे हैं और उससे जो विचारधाराओं का जन्म हो रहा है, जिससे मन व्याकुल है, लोगों का हृदय तप्त है, दग्ध है, संतप्त है, तो उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं कवि को कि अपनी रचना से उसमें एक नया बदलाव ला दो और उसको शीतल कर दो। तो इसको कहते हैं छायावाद। यानी जब कुछ कहने के लिए उपमानों की सहायता ली जाती है तो उसको छायावाद कहते हैं। यानी जब सीधे सीधे कोई बात न कही जाए तो इसको छायावाद कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको छायावाद से भी परिचित होने का अवसर मिला। अब देखिए, कहते हैं अट नहीं रही है। अभी क्या है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब क्या कह रहे हैं देखिए, आभा फागुन की, फागुन यानी जो होली से पहले का समय होता है उसको फागुन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, होली से पहले के समय को क्या कहते हैं? फागुन कहते हैं। तो कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। फागुन महीने में क्या होता है कि प्रकृति बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत मनमोहक हो जाती है। अब आप ऐसे समझिए, वसंत ऋतु का जो आखिरी पड़ाव होता है वो फागुन होता है। वसंत ऋतु को भी फागुन आप कह सकते हैं। तो उसमें सुंदरता जो है प्रकृति को बहुत दिखाई देता है। चारों ओर जो है इतनी खूबसूरती रहती है प्रकृति में कि अटिए नहीं रहे, समाइए नहीं रह पा रहा है।
इतना मनोहर हो गया है, मन को ऐसे हर लिया है कि वो मन में समा नहीं रहा है और तन में आ नहीं रहा है। अब इतना ज़्यादा है कि मन में नहीं अट रहा है कवि को। कितना ज़्यादा है तो कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब कहीं सांस लेते हैं तो फागुनाहट की खुशबू जो है सांसों में घुस जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब आसमान में उड़ने के लिए पर मतलब पंख, तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब पूरे सृष्टि में तुम ही छा जाते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदरता ही पूरे आसमान में पंख लगा करके उड़ रहे हैं। मतलब हर आदमी में फौनाहट की मस्ती छा जाती है। वातावरण का हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़ पौधा फौनाहट से मस्त हो जाता है, सब अपने आप को हल्का अनुभव करने लगता है। कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब चारों ओर तुम्हारे ही पर दिखाई देते हैं। इतना लगता है जैसे चारों ओर फौनाहट का बयार बह रहा है, हवा बह रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। सुंदरता इतनी है कि कभी आँख हटाते हैं नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो हरियाली उस पर छा गई है, तो कहीं कहीं पत्ते तो हरे रंग के हैं और कहीं कहीं कोपल जो निकले हैं वो लाल रंग के। अब देखते हुए बड़ी कोमल कोमल जो कोपल निकलते हैं वो लाल रंग के होते हैं। कहते हैं पत्तों से लदी डाल, जितनी डालें हैं वो सब पत्तों से लदी हुई है, और कहीं हरी और कहीं लाल। कहीं हरी हरी पत्तियां हैं जो बड़ी हो गई हैं और जो कोपले हैं वो लाल है। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, और हृदय में समा रहा है क्या पुष्प की गंध। मंद मंद गंध, मंद गंध होता है कि कुछ ऐसे रात रानी की खुशबू होती है या कुछ ऐसे फूलों की खुशबू होती है जो आपको एकदम धीरे धीरे आती है लेकिन खिला देती है मन को। तो ऐसे ही की बात कर रहे हैं कवि। कहते हैं कि मंद गंध पुष्पमाल, पुष्प के माला जो हृदय पर आते हैं तो उसकी हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू जो है वो नाक में जाती है। अपाट पाट शोभा श्री, शोभा से सुंदरता से सभी जगह पटे पड़े हैं, चारों ओर सुंदरता बिखरी पड़ी है। तो पाट पाट शोभा श्री अब पट नहीं रही है। अब कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है, इतनी चारों ओर पटी पड़ी है सुंदरता से कि अब उसके लिए जगह नहीं बची है। उसको सुंदरता को पटाने के लिए, समझाने के लिए, पटाने का मतलब गलत नहीं समझ लेना, पट नहीं रही है मतलब भरी हुई नहीं है। इतनी ज़्यादा है कि स्थान जो है, प्रकृति जो है वो कम पड़ गई है इस फागुन की सुंदरता को देखकर। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। छायावाद से आज आपका परिचय हुआ। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।